तकरीबन 21 घंटे मुज़ाकरात हुए हैं और मुज़ाकरात के बाद हमने ये देखा है कि अब बाकायदा ऑप्शंस रखे गए हैं ईरान के सामने कि ईरान उन ऑप्शंस का क्या जवाब देता है। डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं तज़िये के लिए और टिका खान सानी भी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। तो डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो आप अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू कीजिएगा और दूसरा आपको क्या लगता है कि ईरान की जानिब से अब क्या जवाब सामने आ सकता है, चूँकि JD वैंस तो ये कह के गए हैं कि हमने ईरान को बेहतरीन और फाइनल ऑफर्स दे दी हैं। अब ईरान का रोल बड़ा अहम हो गया है, ईरान का जवाब बड़ा अहम हो गया है। देखना ये होगा कि ईरान इसका क्या जवाब देता है। आपको क्या लगता है कि ईरान का जवाब भी कोई पॉजिटिव होगा या फिर जो मुतालबात रखे गए हैं अमेरिका की जानिब से वो कबूल करना इतना आसान नहीं होगा ईरान के लिए? स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए जी और ईरान के अगर जहन से सोचा जाए, उनके लेंस से देखा जाए ईरान के, तो ईरान जाएगा पहले अपने रहबर से, बाकी अपने अकाबरीन से, क्योंकि ये जो आया था डेलीगेशन 70 अफराद पे था। टेक्निकल अफराद भी थे उसमें उसमें ट्रेजरी के अफराद भी थे, यानी फाइनेंशियल साइड के, इकोनॉमी साइड के। लेकिन ज़्यादा अहम बात थी पॉलिटिकल साइड की। ये बात है पॉलिटिकल साइड की और मिलिट्री साइड की। जब जाएंगे आपस में डिस्कस करेंगे और अपने पासदारान का भी देखेंगे कि कितना स्टॉक रह गया है। ये मेरा अपना तजिया है। ज़ाहिर है वो अपनी असेसमेंट करेंगे कि उनकी सस्टेनेबिलिटी कितनी है। देखना ये होता है ऐसे मामलात में कि अगर कोई स्टिकी पॉइंट होता है, कोई ऐसा पॉइंट होता है जो कि आगे जाके जिस पे तलखी की वजह से हमले शुरू हो जाए, तो ऐसी सूरत में वो फिर ज़्यादा गौर व खौस किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अगले चंद घंटे में हमें कुछ इंदिया मिल जाएगा और अगले 24 घंटे में इसका हमें ज़्यादा इंदिया मिल जाएगा, ज़्यादा हमें इस पे वजाहत मिल जाएगी। जो भी स्टेटमेंट्स ईरान से निकलेंगी इस कंसल्टेशन के बाद, जब वहाँ पहुँचेंगे उनका डेलीगेशन, और उसमें ज़ाहिर है उन्होंने देखना है कि अब उनके पास मिसाइल्स कितने रह गए हैं, उनके पास फैक्ट्रियाँ अब भी कितनी कायम है, इतनी उनके पास बम्बार्डमेंट होने के बाद उनके पास वो कितनी, ज़ाहिर है उनके पास जो रिजॉल्व है, जो उनकी जिस अंदाज में वो अपने पैरों पर ईरान खड़ा रहा है, जिस अंदाज में ईरान ने रेजिस्टेंस दी है, जिस अंदाज में ईरान ने जवाब दिया है, नुकसान पहुंचाया है इजराइल में, और इजराइल में भी मूना जैसी जगह, डिमूना जैसी जगह पर, हाइफा जैसी जगह पर, और साथ साथ तल अवीव में कभी सोच नहीं सकते थे इजरायली भी। तो देखेंगे कि वही उनके पास हथियार औजार, यानी कि उसी रेंज के उतनी ही तादाद में मिसाइल वगैरह मौजूद हैं या नहीं है। अगर उनके स्टॉक में कम हुए तो उसमें वो टाइम गेन करना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि कुछ और मजीद अपने मौक़िफ़ में कुछ तब्दीली लाएं। लेकिन मैं नहीं समझता कि ईरान डिसमेंटल करने पर एग्री हो जाएगा। ये जो टाइम वक्फा मिला है, और इसमें अभी कहीं भी अनाउंस नहीं हुआ है कि ये सिलसिला हमेशा इसका खात्मा हो गया हमेशा के लिए। कहीं भी ये मुझे कम अज़ कम इंदिया नहीं मिला है। आपके नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे जी शायद मजीद, क्योंकि वो लम्हा वहाँ थे। बिल्कुल ऐसे लेकिन ही। अगर और जमील साहब, अगर आप इजाज़त दें तो बिल्कुल हम डिस्कशन के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। इस्लामाबाद से चूंकि आपने भी हिंट दिया है, तो जो डेवलपमेंट्स हैं उस हवाले से टिका खान सानी, खालिद अजीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उस जानिब रुख करते हैं। टिका, आई वुड ओवर टू यू। बताइएगा कि आपके पास क्या इस हवाले से मज़ीद ख़बरें हैं, मज़ीद क्या आपके पास इस हवाले से इतलात हैं? अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने भी काफ़ी अहम तरीन गुफ्तगू की है। जी बिल्कुल, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक़ डार की तरफ से स्टेटमेंट है, मुख्तसर स्टेटमेंट है, ये तो बाकायदा तौर पे अब ऐलान कर दिया गया है कि पाकिस्तान इन मुज़ाकरात में अपना अदा करता रहेगा और इसको जारी रखेगा पाकिस्तान। और यकीनन इसका मतलब यह है कि मुज़ाकरात का अमल मुअत्तल आर्जी तौर पे हुआ है, चूँकि दोनों जानिब अफ्रीकैन जो हैं वो इन अब तक की जो होने वाली मुज़ाकरात हैं उस पर भी बातचीत करेंगे। जो ऑफ़र दी गई है अमेरिकन डेलीगेशन की तरफ से जाते हुए, उस ऑफ़र का भी जायज़ा लिया जाएगा। और पाकिस्तान इन मुज़ाकरात में अपना किरदार अदा किया और करता रहेगा। ये मुज़ाकरात यानी जारी रहेंगे, ये वाज़ेह ऐलान है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का। इस वक्त मेरे साथ खालिद अजीम साहब भी मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। खालिद साहब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मुख्तसर टॉक थी इसहाक़ डार साहब की। क्या आप समझते हैं कि मुज़ाकरात ओवर?
तीनों चीज़ें जो हैं उनको आप मिला के देखें। एक तो सबसे पहले जो है वो इस्माइल बकाई जो कि स्पोक्स पर्सन हैं ईरानी वजारत ख़ारजा के, उनका स्टेटमेंट आया था। और उसके बाद फिर अमेरिकन जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वैंस, उनका जेडी वैंस, उनका स्टेटमेंट आया। और उसके बाद इसहाक डार साहब का जो है वो अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो मौक़िफ़ सामने आया है, इन तीनों को मिला के देखें। और इन तीनों में से किसी जगह पे भी मुज़ाकरात के ख़त्म होने की बात जो है वो नहीं। अलबत्ता इसमें तात्तुल आ गया। और फिर मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि चूँकि होप्स बहुत ज़्यादा हाई थी, लोग ये समझ रहे थे कि बस ये अब पाकिस्तान ने, क्योंकि जितने बड़े स्टैंड ऑफ से जितनी बड़ी वो तसादम चल रहा था, उसमें पाकिस्तान ने जिस अंदाज में इनको मेज़ पे बैठाया, तो उससे यही तवक्को की जा रही थी कि अब फ्रीकैन जो हैं वो ये समझ रहे हैं कि मज़ीद उनको अपना नुकसान नहीं करना चाहिए और वो मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठे हैं और कोई नतीजा निकल आएगा। लेकिन मेरी अपनी सोच ये है कि जितना सख्त गिर मौक़िफ़ दोनों जानिब से मौजूद है, उसमें फौरी तौर पे कोई नतीजा सामने आने की तवक्को नहीं थी। अब जहाँ तक बात है कि आगे क्या होगा, मैं ये समझता हूँ कि ये मुज़ाकरात ज़रूर जारी रहेंगे। अब इसमें देखना ये होगा कि इसका वेन्यू क्या होगा। मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान होगा। इसका लेवल क्या होगा ये अभी फ्रीकैन डिसाइड करेंगे। और क्योंकि ये चीज़ तो जहन में रखें कि फेस पे बेशक बड़े नाम होते हैं, लेकिन पस मंज़र में जो टेक्निकलिटीज़ हैं उनको वर्कआउट करने के लिए एक्सपर्ट्स होते हैं और वो देखते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। एक एक लफ्ज़ जो है वो उसका ड्राफ्ट का वो उसको देखते हैं। और उसके बाद अगली चीज़ जो है कि वो मतलब ये नहीं वो है कि वो टाइम कब आता है और किस वक्त ये आता है। इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होगा कि ये जो दरमियान का वक्फा है, क्या इसके दौरान ये जो खित्ता है ये वापस उस जगह पे तो नहीं चला जाता जिसमें चंद दिन पहले था, और जो एक खौफनाक रात बकौल इसहाक डार साहब के उन्होंने गुजारी, और उससे अगले दिन जो है वो फिर रोशनी की किरण नज़र आई और प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया कि मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। तो वो सिचुएशन अल्लाह करे कि वो ना हो, अल्लाह करे कि वो सिचुएशन ना हो। खालिद साहब ने बड़ा जामे तरीके से अपने नुक्ते नज़र जो है वो उससे आगाह किया है कि अब वो सूरत हाल अगर दोबारा डेवलप होती है तो वो खौफनाक होगी यकीनन। और इसके लिए सिर्फ पाकिस्तान का ये फ़ायदा नहीं है, ईरान का फ़ायदा नहीं, अमेरिका का नहीं, पूरी दुनिया का अमन इससे जुड़ा हुआ है। और मैं ये चाहूँगी, बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं ये चाहूँगी चूँकि आप खालिद अजीम साहब एक बड़ा तजुर्बा रखते हैं फील्ड में, आप लोगों ने बड़ी इस तरह की डिप्लोमेटिक मूवमेंट्स को कवर किया है, मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा, चूँकि आपने इस हवाले से जो नेगोशिएशन का एक पूरा राउंड रहा है, जो डेवलपमेंट्स रही हैं उससे कवर किया है, इंटरनेशनल मीडिया के साथ आप लोग बड़ा क्लोजली कनेक्ट रहे हैं, डिप्लोमेट्स वहाँ पर मौजूद रहे हैं, पूरी दुनिया का जो है वो मरकज़ निगाह इस वक्त जो है इस्लामाबाद रहा है पीस टॉक के हवाले से। तो इस्लामाबाद बतौर सिफाती मरकज़ के तौर पर उभरा है। मैं चाहूँगी थोड़े से जो उस वक्त आप लोगों के कोलीग्स के तासुरात रहे हैं, जो मजबूरी तौर पर वहाँ पर एक टॉप नोच डेलीगेशंस वहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने पाकिस्तान के एफर्ट्स को किस तरह देखा, हम चाहेंगे थोड़ा सा वो तासुरात आप समा के नाज़रीन तक भी पहुँचाएँ। टिक्का और खालिद अजीम साहब, आई वुड आस्क यू कि आप सेम क्वेश्चन उनसे भी करें। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद का जो है ये मुज़ाकरात का जहाँ पे रेड जोन के अंदर जो एहतमाम था उसके बिल्कुल साथ ही जुड़ा हुआ ये कन्वेंशन सेंटर है, और वो उस जगह का इंतखाब किया गया। और वहाँ पे एक्सेस 3 शटल सर्विस के ज़रिए वजारत इत्तलात व नशरियात और जो मुतल्लिका इदारे हैं उनकी तरफ से बाकायदा तौर पे पासेस जारी किए गए तमाम लोकल इंटरनेशनल मीडिया को और नेशनल मीडिया को, और उन पासेस के ज़रिए ही वहाँ जाने के लिए सहूलत फराहम की जा रही थी।